साथियों प्रणाम। टीचर्स एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने केवीएस संस्थान के जो ये पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी एग्ज़ाम हैं, इन एग्ज़ाम्स के लिए एक सेशन शुरू किया है। आप जानते भी हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। और इसकी एक वीडियो हमने पहले डाल दी थी जिसमें आपको बताया था कि रोल ऑफ टीचर क्या है, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए गाइड, एज ए मोटिवेटर, जो भी थी वो आपको मैंने बता दी थी। अब आज की वीडियो में ये करेंगे कि जब आप एक टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर, जब आप क्लास में एंटर कर जाते हो तो क्लास में एंटर करने के बाद स्टूडेंट्स के सामने आपने अपने आप को किस तरह से प्रदर्शित करना है, हाउ टू एक्सप्रेस आउट इट सेल्फ बाय टीचर, कि कैसे हमने पढ़ाना है, कौन कौन से स्टेप्स को लेके चलना है, और जो हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी कहता है, जो हमारी पेडागोजी कहती है कि एक टीचर का सबसे पहला काम क्या है क्लास में एंटर करते ही, दूसरा क्या है, वो स्टेप वाइज स्टेप क्या है, एक अंतिम कार्य टीचर का क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें करनी है। हाउ टू टीच का सेक्शन ये है। तो क्या सीन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि आप सभी एक टीचर हैं और आप भी ये माने कि आप एक टीचर हैं। आप ये मान ही लें कि आपका केवीएस में सिलेक्शन हो चुका है। आप ये मान लें, एक मिनट के लिए मान लें प्लीज़, कि आपका केवीएस में सिलेक्शन हो चुका है और आप को केवीएस संस्थान ने एक प्रॉपर टेस्ट लेके, टेस्ट के बाद इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के बाद डेमो ली, ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको केवीएस संस्थान ने एक टीचर सेलेक्ट किया है। यू हैव बीन सिलेक्टेड एज ए टीचर इन केवीएस। बस ये आप मान लें, ठीक है जी। तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं और आपको एक क्लास दे दी गई है, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और आज आपका द वेरी फर्स्ट डे है एज ए टीचर इन स्कूल। वेरी फर्स्ट डे एज ए टीचर इन स्कूल आज आपका ये है। और आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप अपने मन में ठान लें, आपका जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है आपका सब्जेक्ट, आप वो मन में ठान लें, ठीक है, अज्यूम कर लें, मान लीजिए। और आज आपका फर्स्ट डे है। आप किसी भी क्लास में आज पहली बार एंटर कर चुके हो, आपकी एंट्री हो गई है क्लास में, आपकी एंट्री हो गई है क्लासरूम में। ये आपका क्लासरूम है और आपकी क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैंने आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स बिठा दिए हैं और आप एक टीचर हैं। तो आप ये भी मान लें कि ये जो 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये शोरगुल भी करते हैं, ये डिसिप्लिन डिस्टर्ब है, क्लास का डिसिप्लिन डिस्टर्ब है। कोई बच्चा लंच कर रहा है, कोई बच्चा इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास से बाहर निकल गया, कोई किसी दूसरे की जगह पर बैठा है, मतलब जगह चेंज कर ली है, कुछ भी, मतलब ये बच्चे क्लास का माहौल कुछ खराब किए हुए हैं और आप एज ए टीचर क्लास में एंटर कर चुके हो। तो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट वर्क ऑफ ए टीचर इन क्लास। कक्ष में जाते ही अध्यापक का सबसे पहला कार्य क्या होगा। कक्षा कक्ष में जाते ही
अध्यापक का सबसे पहला कार्य क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, मैं इस टॉपिक पे फोकस, मैंने आपको कल भी बताया था, इसलिए थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करता हूँ क्योंकि ये समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाएगा। एक लाइन माइंड में रखें, अगर विद्यार्थी का किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, 1% नुकसान हुआ, तो उसका जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार उस सब्जेक्ट का वो टीचर है। वो टीचर जिम्मेवार है अगर विद्यार्थी असफल हुआ है। बस अगर आपके पास पेडागोजिकल क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, आपको एक टीचर बना के और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आंसर किसको लगाएं? उसको आंसर लगा देना, उस ऑप्शन को आंसर लगा देना जो ऑप्शन स्टूडेंट हित में हो, जो विद्यार्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करता हो, स्टूडेंट हित में हो, उस ऑप्शन को आप आंसर बना देना, वो आपका सही है। उस ऑप्शन को आंसर बना देना जो स्टूडेंट हित में हो। वो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता जिससे बच्चे का नुकसान होगा। 1% भी लॉस है तो वो आपका आंसर गलत है। एक टीचर का लॉस चाहे कुछ भी हो जाए, बस बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए। बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए, टीचर का लॉस चाहे कुछ भी हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास में गए हैं, आप एक टीचर हैं, आप क्लास में गए हैं और आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब क्या किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इस स्टेप को हमने देखना है। पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहला स्टेप है कि आप बोर्ड पर सब्जेक्ट और टॉपिक लिखें। क्योंकि आज आपका पहला दिन है, ज्वाइनिंग हुई है, नई नई पहला दिन है, क्लास में गए हो, तो बच्चों को नहीं पता कि किस सब्जेक्ट का टीचर है, तो आपको जाके सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट लिखें और ये लिखें कि आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या नहीं करवाया, आपको सबसे पहले क्या नहीं करना, आपको उन विद्यार्थियों की इंट्रोडक्शन नहीं करनी है, जाते ही इंट्रोडक्शन का स्टेप नहीं उठाना है, जाते ही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये विश का स्टेप नहीं उठाना है, जाते ही स्वयं के बारे में बखान नहीं करना है, जाते ही आपने ये भी नहीं कहना है कि शांत हो जाइए। मतलब जाते ही आप डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश ना करें। ये सब काम आप ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि मान लीजिए आप जाते ही अपना बखान करोगे, खुद की इंट्रोडक्शन देने लग जाओगे, तो भी आप बच्चों का टाइम खराब कर रहे हो। आप जाते ही बच्चों की इंट्रोडक्शन लेने लग जाते हो, बेटा आपका नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके काम क्या आएगा? क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर्स बीतते जाएंगे बच्चों के नाम आपको याद हो जाएंगे। उस पहले दिन जब आप सभी के नाम पूछ लेते हो तो क्या आपको 40 बच्चों के नाम याद हो गए? नहीं होते, याद तो फिर भी 2 4 5 ही रहने हैं। तो कम से कम वो पूरा लेक्चर इस काम में खराब मत करो। कक्षा कक्ष में केवल और केवल परीक्षा उपयोगी बातें करनी है, ध्यान रखें। तो ये काम करना ही नहीं। एक पहले का जमाना भी था जब बच्चे कहते थे कि वो मैथ वाले सर आ गए, वो साइंस वाली मैम आ गई। आज क्या है, इंट्रोडक्शन करा देते हैं टीचर्स और बच्चा कहता है नाम लेके वो सर आ गए विद नेम। तो क्या नाम से बच्चा ज्यादा सीख जाएगा? सिखाने की कोशिश करो। नाम उसको पता लग जाएगा, आज नहीं तो कल पता लग जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा, कहीं और से पता लग जाएगा। बीच में कहीं पे बता देना, किसी प्रकार का एग्जाम्पल लेते हुए उन बच्चों के नाम पूछ लेना, बीच बीच में किसी प्रकार की क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए, उन बच्चों का मूल्यांकन करते हुए, उन बच्चों से प्रश्नोत्तरी करते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए उनके नाम आप पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाते ही नहीं करने हैं। क्योंकि मेथडोलॉजिकल एक क्वेश्चन कभी आया था कि
कक्षा कक्ष में अध्यापक का अंतिम कार्य क्या है? तो कक्षा कक्ष में अध्यापक का अंतिम कार्य होता है अपना बोर्ड साफ करते हुए क्लास से बाहर निकल जाए। अंतिम कार्य क्या है? बोर्ड साफ करना। जब अंतिम कार्य बोर्ड साफ करना है तो प्यारे बच्चों, प्रथम कार्य क्या होगा, फर्स्ट वर्क क्या होगा कि बोर्ड पर अपना सब्जेक्ट और अपना टॉपिक लिखें। डिसिप्लिन मेंटेन क्यों? क्योंकि कक्षा कक्ष में एक डिसिप्लिन को बनाए रखने की जिम्मेवारी अध्यापक के कंधों पर मानी जाती है। अध्यापक का दायित्व है कि वो बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन बनने का गुण विकसित करे। और आप तो आज पहला दिन है, पहले दिन गए हो, तो पहले ही दिन गुण विकसित करने की कोशिश ना करें, शुरुआत में ना करें, लेक्चर के बीच में आप समझाते रहना। कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की गलती करता है तो उसको डायरेक्ट रूप से नहीं समझाना होता, उसको एग्जाम्पल लेके समझाना होता है। आप जो भी विषय वस्तु, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक में आप कोई एग्जाम्पल लें, ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि उस विद्यार्थी को लगे कि हाँ ये एग्जाम्पल तो तेरे ऊपर बोला गया। ठीक है डियर, तो सब्जेक्ट और टॉपिक लिखें, इंट्रोडक्शन नहीं कराई, स्वयं के बारे में बखान नहीं किया, डिसिप्लिन आपके कहने से मेंटेन नहीं हो पाता। आप 4 बार कह लो आवाज मत करो, सीधे बैठ जाओ, चुप हो जाओ, कॉपी निकाल लो, आ जाओ, बाद में चले जाना, नहीं होता मेंटेन। आप 5, 7, 10 मिनट इस काम में खराब कर देते हो। हाँ मैं मानता हूं कि डिसिप्लिन भंग था जब आप क्लास में गए थे, तो ये लिखने का फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। गुड मॉर्निंग क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अभी तो मैंने बच्चों को बताया ही नहीं है कि बेटा गुड मॉर्निंग कब करते हैं, गुड इवनिंग कब करते हैं, गुड आफ्टरनून कब करते हैं। ये मत मानो कि उनको आता है, ये ना मानो। आपके पास बच्चा सीखने के लिए आया है, आपको ये मानना है कि जो मैं बताऊंगा मैं उसी का मूल्यांकन करूंगा। अगर बच्चे को कोई चीज आती है तो मैं ये पूछूंगा, हाँ जी बेटा ये तो आपको आता है, ये नॉलेज आपको है, इसमें हम ऐसा करेंगे। क्योंकि ऐसा सीन नहीं है कि सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून, शाम को इवनिंग और रात को नाइट। ढूंढने की कोशिश करना। अपने इंग्लिश वाले सर जो आए उनसे थोड़ा सा पूछना कि गुड मॉर्निंग कब की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जब पूरे दिन में पहली मुलाकात होती है उस टाइम गुड मॉर्निंग की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है। पहली मुलाकात पे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इसी टाइप से बाकी के स्टेप भी हैं, तो ये प्लीज सेक्शन अपना नहीं है, ये इंग्लिश वाले सर आपको आराम से समझाएंगे, मैं भी समझाऊंगा जब बात आएगी। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ये आपने नहीं करना, ये काम हमने नहीं करना। और साइकोलॉजी में कभी क्वेश्चन ये भी आया था कि एक अच्छे अध्यापक का लक्षण बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर में आया था ये कि एक अच्छे अध्यापक का लक्षण बताइए। और वहाँ पे कभी आंसर ये भी बनता है कि वो अध्यापक अच्छा होता है जो विद्यार्थी से किसी प्रकार के अभिवादन की उम्मीद न करे। वो अध्यापक अच्छा होगा जो विद्यार्थी से किसी प्रकार के अभिवादन की उम्मीद ना करे। मत उम्मीद करो कि बच्चा कॉरिडोर से जा रहा है गुड मॉर्निंग सर, मत उम्मीद करो। अच्छे लेवल का जो टीचर होगा वो आपको कुछ टीचर देखे होंगे आपने कॉलेज वगैरह में, आप उसको नमस्ते करते हो और वो सीधे नीची गर्दन करके सीधे निकल जाते हैं, या वो जवाब भी किस सेंस में गुड मॉर्निंग बोलते नहीं है, सिर्फ ही गर्दन हिला दी। या कुछ तो ऐसे मिले जो पलके हिला दें बस, वो टीचर अच्छे होते हैं। आपकी नज़र में वो टीचर कैसे खड़ूस हैं? खड़ूस नहीं होते वो टीचर, बहुत अच्छे होते हैं। वो केवल इस उम्मीद पे रहते हैं कि मुझे इस विद्यार्थी को कुछ सिखाना है। कभी भी प्रशंसा का पात्र इस प्रकार से ना बने कि आप बच्चों को पार्टी दें, उनके साथ चाय पान करें, यूं कंधे पे हाथ डाल के और बेटा ठीक हो, क्या फायदा है? पढ़ा दो यार, वो बच्चा पढ़ने आया है। पेपर ओरिएंटेड चलाना है तो सबसे पहला काम है बोर्ड के ऊपर सब्जेक्ट और टॉपिक लिखें। 40 बच्चे जो शोर मचा रहे थे, जब आप क्लास में एंटर करते हो, मानता हूं कि उन बच्चों को नहीं पता कि आप कौन है, लेकिन जब आप एंटर कर जाते हो तो कुछ बच्चे, 5-7 बच्चे चुप हो जाएंगे। मानते होंगे 5-7 तो चुप हो जाएंगे। जब ये 5-7 बच्चे चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, मान लिया कि 40 में से 30 स्टूडेंट्स अब भी आवाज कर रहे हैं, डिसिप्लिन भंग कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेप क्या है?
सेकंड स्टेप आपने, ये जो लेक्चर स्टैंड होता है, हर क्लास में लेक्चर स्टैंड होता है, हम क्लासरूम मैनेजमेंट करेंगे, क्लासरूम की व्यवस्था कैसे होती है, आपके पास ये टॉपिक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। हर क्लास में पोडियम भी होना चाहिए, हर क्लास में लेक्चर स्टैंड भी होना चाहिए। क्लास में व्हाइट बोर्ड यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, ग्रीन बोर्ड यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्लास में दरवाजे कितने होने चाहिए, रोशनदान कहाँ पे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, और बच्चों के बैठने की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। स्कूल प्रांगण, बिल्डिंग जो है उसका निर्माण कैसे करना है, किस शेप में होनी चाहिए, उस वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, ये सारी बातें हम डिटेल में करते रहेंगे। अब तो सिर्फ इतना है कि क्लास टीचिंग कैसे करनी है। बोर्ड पर सब्जेक्ट और टॉपिक लिख दें। अब ये जो लेक्चर स्टैंड है, इस लेक्चर स्टैंड के पास खड़े होकर उन बच्चों की तरफ एक टक देख लो, 1 मिनट देख लो आप, उन बच्चों की तरफ 1 मिनट देख लो आप, एक टक देख लो, 1 मिनट बहुत है, एक मैक्सिमम है ये। एक बार उनकी तरफ देख लिया यूं पूरी क्लास की ओर खड़े होके, तो शायद काफी बच्चे शांत हो जाएंगे, काफी बच्चे शांत हो जाएंगे। अब भी मैं मानता हूं कि एक आध बच्चा मिल जाता है जो अब भी आवाज कर रहा है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, करने दो। सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है उनको, कह के डिसिप्लिन मेंटेन ना करवाओ, आदत बनाओ कि खुद डिसिप्लिन हो जाए, आगे चल के आपकी शकल मात्र देखते ही वो बच्चा अनुशासन में आ जाए। कह के शर्म नहीं करवाई जाती, यूं नहीं कहना होता शर्मा लो, शर्म आंखों की होती है, अपने आप की जाती है, शर्म आंखों की होती है। तो जी 30 हैं, कुछ बच्चे आवाज अब भी कर रहे हैं, कुछ शांत हो गए हैं इनमें से, ठीक है, मान ली कुछ आवाज कर रहे हैं। अब आपने तीसरा स्टेप यूज करना है, टॉपिक की डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बतानी है। टॉपिक की डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताते हुए क्लास के बीच में चक्कर लगाना है। डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताते हुए क्लास के बीच में चक्कर लगाएं। ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनके जो क्लासरूम होते हैं वो खुले और हवादार बनाए जाते हैं, उनमें स्कूल बच्चों की पंक्तियों के बीच में स्पेस होता है, वहां पे आप आराम से चहलकदमी कर सकते हैं, तो आप चहलकदमी करें। और जब आप ये काम करोगे तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जब आप डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताते हो तो इसका पर्पज ये है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट बन जाता है टॉपिक के प्रति। बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताई जाती है, रुचि पैदा करने के लिए डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताई जाती है। चहलकदमी करने का उद्देश्य क्या है कि अगर कोई बच्चा फिर भी आवाज कर रहा था तो वो शांत हो जाता है। आपने कोई टाइम खराब नहीं किया है, आते ही सबसे पहले बोर्ड पर सब्जेक्ट और टॉपिक लिखना है, उसके बाद लेक्चर स्टैंड के पास खड़े होकर एक टक निहार लिया, उसके बाद डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताई है। लाइफ इंपॉर्टेंस बताने का पर्पज क्या है, इंटरेस्ट बनाना है, और ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करना है। और चहलकदमी करने का उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि सभी बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। समझाते रहना टॉपिक के बीच बीच में, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करें जी, फोर्थ केस क्या करें। अब आपने डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बता दी है, सभी के मन में इंटरेस्ट पैदा हो चुका है टॉपिक को जानने के लिए। अब आप मान लीजिए आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है, तो क्वेश्चन बनाया गया कि चैप्टर कैसे पढ़ाया जाए। चैप्टर टीचर खुद पढ़ाएगा, चैप्टर से पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताएगा, चैप्टर बच्चों से पढ़वाएगा रैंडमली, या चैप्टर बच्चों से एक के बाद एक करके पढ़वाएगा। तो चैप्टर से पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग नहीं बताने होते। अगर आपने डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग बता भी दिए 10-20, तो क्या बच्चे को पूरा चैप्टर समझ में आ गया? नहीं आया, बीच बीच में फिर समझाना पड़ेगा। तो आप टॉपिक पढ़ाना ही शुरू कर दो, चैप्टर बच्चों से पढ़वाना शुरू कर दो। चैप्टर बच्चों से पढ़वाना शुरू करें। मैं एक सिंपल पेडागोजिकल कंसेप्ट पे चल रहा हूँ, इंग्लिश या हिंदी पे, लैंग्वेज पे, क्योंकि लैंग्वेज, भाषा का ज्ञान अगर हमें हो जाएगा तो हमें बाकी चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी। तो एक भाषा के केस पे चलें प्लीज़। मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी टीचर हैं आप, तो पाठ बच्चों से पढ़वाएं। और बच्चा जब पाठ पढ़ेगा तो जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं आप साथ साथ उनको समझा दें। जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं आप उनको साथ साथ क्या करें, समझा दें, ठीक है। पढ़ाएं, साथ साथ डिफ़िकल्टीज को आप समझा दें। रैंडमली पढ़ाना है
पहले ये उठा दिया, उसके बाद वो उठा दिया, उसके बाद वो उठा दिया। ऐसा ना करें कि एक के बाद एक उठाएं। एक के बाद एक उठाएंगे तो इस लाइन का जो लास्ट बच्चा है उसको मालूम है कि बेटा नंबर नहीं आना, क्योंकि 40 मिनट का लेक्चर है, वो अपना कुछ और ही करेगा, उसका ध्यान नहीं रहेगा। तो रैंडमली पढ़वाने का उद्देश्य क्या है? ताकि सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक में ध्यान रखें, सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक में ध्यान रखें, इसलिए टॉपिक रैंडमली पढ़वाया जाता है। बच्चों से पढ़वाने का उद्देश्य क्या है? ताकि उन बच्चों में बोलने की क्षमता का विकास हो। एक विकार था डिसलेलिया, बोलने संबंधी विकार, वो विकार दूर हो उसके। उन बच्चों को मौका दीजिए बोलने का, ताकि बोलने की क्षमता का विकास हो सके, हेजिटेशन दूर हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उनको लगे कि क्लास में हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए वो टॉपिक क्या करना है? वो टॉपिक बच्चों से ही पढ़वाना है। पांचवा स्टेप क्या करेंगे? अब बच्चों से टॉपिक पढ़वा लिया रैंडमली, उनको समझा दिया वो पाठ, और ये पाठ अब खत्म हो चुका है, ये पाठ अब खत्म हो चुका है, तो अब क्या किया जाए? अब उन बच्चों को बोल दीजिए कि इस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रश्न उत्तर छांट लें। उनको प्रश्न उत्तर छांटने के लिए कहें। क्यों जी, ऐसा क्यों? प्रश्न उत्तर छांटने के लिए इसलिए कहना है ताकि बच्चों में कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग स्किल्स की डेवलपमेंट हो सके। उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से प्रश्न छांटने की स्किल्स का विकास हो सके। जब किसी टीचिंग एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है और उस कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दिक्कत ये आती है कि बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं होता, या तो वो उस पैसेज को पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते हैं तो पहली दूसरी बार पढ़ने में समझ में भी नहीं आता है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए सीटेट का। सीटेट में जब कॉम्प्रिहेंशन आता है तो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन शायद एक दो बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, कॉम्प्रिहेंशन लेंथी होता है, तो दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि बचपन से प्रैक्टिस नहीं हुई। इसलिए उन बच्चों को ये कहना है कि प्रश्न उत्तर छांट लीजिए ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग स्किल्स का विकास हो जाए। मैं आपको काम बता रहा हूँ, काम के साथ साथ बता रहा हूँ इसका पर्पज क्या है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे बना दिए जाते हैं। 6 केस, मान लीजिए बच्चों ने ये छांट लिए, अब क्या करें? अब उन बच्चों से उत्तर पूछते हुए, बच्चों से उत्तर पूछते हुए सही उत्तर का मिलान करवाएं। बच्चों से उत्तर पूछते हुए सही उत्तर का मिलान करवाएं। क्यों जी? ये इसलिए कि मैंने किसी बच्चे को उठाया, हाँ जी बेटा इसका आंसर बताना, मान लिया कि उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने गलत बता दिया। 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया गलत बता दिया कि सर मैंने तो यहां से यहां तक का सिलेक्ट किया है, वो गलत है मान ली, लेकिन बच्चे ने तो ठीक ही सोचा होगा ना। उसको, बच्चे के माइंड में तो ये था कि ये आंसर सही है, तभी तो लगाया है। तो आप उस बच्चे से कारण जानिए कि बेटा आपने ये आंसर क्यों लगाया। जब आप कारण जानोगे तो उस बच्चे के आईक्यू लेवल, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मेमोरी पावर, उसके सीखने की क्षमता, उस बच्चे के बिहेवियर, उसकी आदतों का आपको पता चलेगा, क्योंकि वो बच्चा सीख कैसे रहा है। जैसा बताया था ढंग से आंसर लगाया है, इसका मतलब उसने चैप्टर ढंग से पढ़ा है। और अगर उसने ढंग से नहीं लगाया है तो आप ये माने कि उसने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, उसका ध्यान शायद कहीं और था उस टाइम। तो इस टाइप की कोई गलती ना हो, तो ये आप इसका ध्यान रखेंगे। मीन्स हमने क्या करना है, बच्चों से उत्तर पूछते हुए मिलान करवाना है, बच्चों से पूछते हुए मिलान करवाना है। बच्चे ने गलत बता दिया, कोई बात नहीं, आप उसको डिमोरलाइज ना करें, आप उसको समझाएं बेटा ये ऐसे ऐसे गलत है, सही आंसर ये आएगा, ऐसे उसको आप समझा दें। ठीक है जी, मिलान करवा दिया है, अब क्या करें? अब उन बच्चों को बोल दें कि ये प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में लिखें, प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में लिख लेना।
अब वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चा प्राइमरी लेवल का है तो प्राइमरी लेवल के बच्चे को होमवर्क नहीं देना है। टीजीटी और पीजीटी कैडर पे बच्चा बैठा है, मान लीजिए 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का बच्चा है, तो उसको होमवर्क आप दे सकते हो। प्राइमरी का बच्चा है तो उसको क्लास में ही कंप्लीट करवाइए, उसको गृह कार्य घर से करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि अभी उसका मानसिक विकास, उसका सर्वांगीण विकास प्रॉपर रूप से नहीं हो पाया है, और वो विकास उसका खेल के मैदान में होता है। जेरोम ब्रूनर ने भी यही समझाया, वाइगोत्स्की ने भी यही समझाया कि सर्वांगीण विकास उस खेल के मैदान में होगा। तो बच्चे को खेलने का मौका दीजिए, उसको समय दीजिए, ठीक है। तो जब आप समय दोगे तो समय कब मिलेगा? समय तभी तो मिलेगा जब आप दोगे। उसको होमवर्क मत दीजिए। हायर क्लास का बच्चा है, आप उसको होमवर्क दे दीजिए, कोई बात नहीं, चलने दो। ठीक है जी, बच्चे ने होमवर्क कर लिया। अब आप क्या करेंगे? आपका 8वां काम क्या है? आपने उसको ये बोल दिया है कि इसको आप नोटबुक में नोट कर लेना। अब क्या करें? अब अगर आपके पास टाइम पीरियड बचा हुआ है, लेक्चर में आपका टाइम बचा हुआ है, तो आप इसको दोबारा से रिवाइज करवा सकते हो। अगर टाइम नहीं बचा हुआ है तो आपका लास्ट वर्क है कि आप बोर्ड को साफ करेंगे। बोर्ड साफ करें और क्लास से चले जाएं। बोर्ड साफ क्यों करें? ताकि जो नेक्स्ट टीचर क्लास में आएगा, वो नेक्स्ट टीचर बच्चों का टाइम खराब ना करे। कैसे? मान लीजिए मैं बोर्ड साफ करके नहीं गया, मैं हिंदी का टीचर हूं और मैंने व्याकरण पढ़ा रखी है, वर्णमाला पढ़ा रखी है मैंने, और अगला टीचर आया है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स वाले सर आए और बोर्ड साफ नहीं था, तो वो आते ही बच्चों से बात करते हैं, अच्छा लास्ट क्लास हिंदी की थी, वर्णमाला पढ़ी है, तुम्हें ये भी नहीं आता? अच्छा अब आ गई? बच्चे बोलते हैं हाँ जी सर आ गई। हाँ तो बताना इसमें, मीन्स वो मैथ को छोड़ के वो क्या करें, हिंदी में ही घुस जाएंगे। तो ये टाइम खराब ना हो, इसलिए क्या किया जाए, बोर्ड साफ करके चले जाओ। क्या नहीं करना? पूरे लेक्चर में ये नहीं पूछना हाँ जी बेटा आया समझ में। क्यों ना पूछना? क्योंकि जब आपने प्रॉपर टीचिंग मेथड यूज करते हुए पढ़ाया है, बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ाया है, सिलेक्शन मीन्स टॉपिक सिलेक्शन आपका प्रॉपर है कि पहले कौन सा कराना है फिर कौन सा कराना है, आपने टीचिंग के प्रॉपर नॉर्म्स प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए पढ़ाया है, तो ये मान के चलें कि सभी बच्चों को समझ में आया है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो उसका उचित कारण क्या है? टीचर का टीचिंग वे कमज़ोर है, टीचर का टीचिंग वे कमज़ोर है। हमारी मेथडोलॉजी के नॉर्म्स कुछ ऐसे हैं कि आप ये तो कह ही नहीं सकते कि विद्यार्थी में दिमाग नहीं है, बस अध्यापक के समझाने में कमी है, विद्यार्थी में दिमाग तो बहुत है, ठीक है। ऐसा हमारी मेथडोलॉजी मानती है, पेडागोजी मानती है। तो बोर्ड साफ करते हुए निकल जाएं, ना पूछें कि हाँ जी बेटा आया समझ में, ना पूछें किसी को कोई डाउट, ये बातें नहीं पूछनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि अब आप एक टीचर हैं और आपने क्लास टीचिंग कर ली है। अब इस टॉपिक को समझाते हुए बीच बीच में हमने एग्जाम्पल्स लेने हैं। वो एग्जाम्पल कैसे लेने हैं? एग्जाम्पल दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। एग्जाम्पल टीचर के स्वयं के नहीं होने चाहिए, स्वयं की जीवन गाथा के एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए कि मैं ऐसा था, मैं ये करता था, मैंने वो किया, मेरे साथ ये हुआ ना। दैनिक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल लीजिए जो बच्चों की लाइफ में काम आए, सदुपयोगी हों, सीखने के लिए यूजफुल हों, बेनिफिशियल हों, मोटिवेशनल हों। टॉपिक में जोड़ते हुए एग्जाम्पल लीजिए। ऐसा नहीं है कि टॉपिक कुछ पढ़ा रहे हो, एग्जाम्पल किसी और का उठा दिया ना। जो भी एग्जाम्पल हो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। उन बच्चों को ये लगना चाहिए कि ये एग्जाम्पल इस बात पे लिया गया है। उनकी कोई गलती है तो उसको एग्जाम्पल में ले लीजिए, क्योंकि पेडागोजी ने तो ये भी कहा था कि अगर क्लास का एक बच्चा सोने लग रहा है तो क्या किया जाए, तो उसको जगाना नहीं है, क्योंकि उसका सोने का कारण देखो आप क्या है। या तो नींद आ रही है तब सो गया, या लेक्चर बोरिंग है तब सो गया,
या लेक्चर उसने पहले पढ़ लिया तो सो गया। क्यों सोया? नींद आ रही है तो सोएगा। अगर आप उसको जगा भी दोगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, वो मन मन में गालियां भी देगा, मत जगाओ। ठीक है। और लेक्चर बोरिंग है तब भी टीचर की गलती। टॉपिक दोबारा कराया जा रहा है तो भी टीचर ये ध्यान रखे कि इस टॉपिक में कुछ नई चीज बताने की कोशिश करे ताकि वो बच्चा भी सीखे। और एग्जाम्पल उठा लो। आप कंटेंट तो नहीं उठा सकते लेकिन एग्जाम्पल तो उठा सकते हो, और एग्जाम्पल उठा लीजिए। तो जी पेडागोजिकल चलें, आप प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलें। तो डियर स्टूडेंट्स, टीचिंग लर्निंग का जो पहला सेक्शन था अपने पास कि रोल ऑफ टीचर इन क्लास, तो रोल ऑफ टीचर इन क्लास वो ये है। लास्ट वीडियो, कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, गाइड, समथिंग एल्स। आज की वीडियो का सेक्शन ये है। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम करेंगे रोल ऑफ लर्नर। वो छोटी ही वीडियो होगी, छोटी सी वीडियो है, वो ज़्यादा लेंथी नहीं बनेगी, क्योंकि रोल ऑफ लर्नर बताना है मैंने, एक विद्यार्थी की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। उस वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। और ट्यूसडे से जितने भी बच्चे मेरे पास होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, उन सभी के पास पीडीएफ भेज दी जाएगी। प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस हम शुरू कर देंगे। और ये तो जस्ट एक डेमो लेक्चर्स हैं जो आपके लिए, मेरी तरफ से तो टॉपिक शुरू हो चुके हैं, आपके लिए ये डेमो है। तो क्लासेज अपनी कंटिन्यू रखें, एक प्रॉपर टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रोल ऑफ लर्नर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। क्या सीखना है, कैसे सीखना है, उसकी क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक मेहनती बच्चे के पास एक अच्छा कंटेंट पहुंच जाए। पेपर ओरिएंटेड कंटेंट अगर आपको चाहिए तो टीचर्स एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम, नमस्कार।